बृहस्पति वो बार बार ये कहता है डेथ टू इसराइल या डेथ टू अमेरिका। उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमने देखा ईरान किस प्रकार से जबरदस्त, मतलब उसकी टॉप लीडरशिप खत्म, उसके एयरफोर्स, आर्मी, एयर डिफेंस, साइबर, सारा कुछ समाप्त होने के बावजूद भी उसके मिसाइल और ड्रोन के जो उसकी ताकत है वो उसको ऊर्जा दे रही है, और उस ऊर्जा के कारण आज ईरान में जो कुछ जो है। लेकिन सवाल यह है कि वहां की जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो ऑफकोर्स उनके नीचे ही काम करती है, लेकिन उनमें अनबल होना लाजमी है। और उससे पहले भी मुश्तबा खामेनी जो है वो हर हमेशा आईआरजीसी के कारण ही लाए गए। नहीं तो आप देखते हैं उनकी जो लीडरशिप है वो हेरिडिटरी नहीं होती, यानी कि बाप से बेटे के पास नहीं जाती है। खामेनी की बेटे के पास नहीं गई है, चाहे खामेनी के बेटे कितने भी होशियार क्यों ना हो। वैसे ही इनके भी लड़के जो है खामेनी के भी मुश्तबा जो बेटे हैं ये भी नहीं जाती, क्योंकि आईआरजीसी ने चाहा, ठीक है क्योंकि राजन उन्हीं के कोचर कारण सर, जो ईरान आईआरजीसी में की हो अगर रहा हम बात करें तो क्या वाकई आप देख पा रहे हैं कि वो मंत्रियों के साथ उसके मतभेद देखने को मिल रहे हैं? और अगर मिल रहे हैं, जैसे कि बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो वो बड़ी वजह क्या है? आशीष, आपकी बात में पूरी सच्चाई है। ये एक ग्राउंड रियलिटी है, और ये तब से दूरियां शुरू हो गई थी जब एक बार सुप्रीम लीडर को मारा गया था, और उसके बाद मोस्तबा खोमेनी जख्मी हुए हैं अभी, और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसको अच्छी तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर कर सके। तो एक आज की डेट में ईरान में एक पावर वैक्यूम है। तो आईआरजीसी ने क्या किया कि एक मिलिट्री काउंसिल बनाया, और वो मिलिट्री काउंसिल अभी तक ये इसको लड़ाई को चला रहा था। आप जानते हैं कि मोज़ैक वॉरफेयर के तरीके से ये लड़ाई चल रही थी। इसकी ग्राउंड फोर्स 3 भाग है आईआरजीसी के। इसमें आपके ग्राउंड फोर्स में तकरीबन 1 लाख है। ये इसकी जो नेवी है वो अबाउट 15 से 20 हजार है, और जो एयरफोर्स है वो 10 से 15 हजार है। तो तकरीबन 1.5 लाख इसके पास एक्टिव सैनिक है। 31 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं आईआरजीसी के, और ये बटे हुए हैं पूरे ईरान में। ये जो 31 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक आपको आईआरजीसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। तो ये पूरा इसको ईरान को कंट्रोल करके रखा हुआ है। एक इनके पास बासिज फोर्स है, वो एक पैरा मिलिट्री फोर्स की तरह है, और जहां पर भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है ये बासिज फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर इनके पास एक बेहतरीन एक स्पेशल फोर्सेस जैसे हमारे होते हैं ना, पैरा कमांडोज, इनके पास कट्स फोर्स है, और तकरीबन 10,000 के करीब है। ये एलीट फोर्स मानी जाती है। ठीक है। और ये अगर आप इसको देख रहे हैं कि हजबुल्ला, हमास और हाउथीज जिस तरीके से लड़ रहे हैं, ये इसकी जो ट्रेनिंग है वो कट्स फोर्स देती है। पीयूष सर, आता हूं मैं जरा ओपनिंग कमेंट्स लेना चाह रहा हूं इस पूरे मामले पर। पीयूष सर, अगर देखा जाए, सीज फायर की बात की जाए या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए, क्या वाकई आईआरजीसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि बदला लिया जाए? वो नहीं चाहता है कि शांति की बात हो, और इस वजह से ये नाराजगी देखने को मिल रही है, और वो इस वजह से आलोचना कर रहा है। दो फाड़ की स्थिति इस वक्त ईरान में नजर आ रही है। देखिए, आईआरजीएस जो है वो उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है ईरान में। जिस तरह से उसकी स्थापना हुई है, उसके पास पावर भी बहुत है। न केवल आइडियोलॉजिकली जो आइडियोलॉजी है ईरान की उसकी देखभाल करना, बल्कि जो बाहरी सुरक्षा है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आईआरजीएस के ऊपर है वहां पे। तो वो इसीलिए वो ये तय कर रही है, जब से देखिए वहां पे जो हत्या हुई खोमेनी की, तो ये और उसकी जिम्मेदारी बन गई कि जो है कि वो अपने हाथ में पूरी जो है कि पूरी इस युद्ध जो भी युद्ध चल रहा है उसकी स्ट्रेटजी को किस तरह से लड़ा जाए, वो तमाम चीजें वही तय कर रहे हैं। और ये उनकी जिम्मेदारी भी है जो उनको दी गई है। एक जो वहां का जो स्ट्रक्चर बना है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ईरान का, उसमें उसका महत्व ज्यादा है। प्रेसिडेंट की पावर उतनी नहीं है। प्रेसिडेंट की पावर एडमिनिस्ट्रेटिव है, इंटरनल जो व्यवस्था है जो पुलिस व्यवस्था है उसमें उनकी से है। बट लेकिन जो ईरान के जो विदेश के मामले हैं, जो सिक्योरिटी है, बाहरी सिक्योरिटी है, आंतरिक सिक्योरिटी सुरक्षा, ये सब में जो है
वो IRGS का ही जो है अपर हैंड है, उसमें होता है। और इसीलिए मुझे लगता है वो अपने हिसाब से ये तय कर रहा है कि जिस तरह अमेरिका जो है लगातार, देखिए अमेरिका ने तो ये बात साफ है कि अमेरिका ने ईरान पे ये युद्ध थोपा, ये लड़ाई थोपी, और जिस तरह से अमेरिका जो है कि बार बार अपने बात से मुकरता चला जा रहा है, और ईरान ने अभी कल भी ये बात कही, ईरान ने, कि भाई हम कैसे जो पूरे उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम बिल्कुल फ्री कर दें। हमें कोई भरोसा नहीं है अमेरिका का। अमेरिका कब जो है वो ब्लॉकेड जब तक अपना नहीं कह तो हटा रहा हूं, लेकिन नहीं हटाएगा, फिर वो लौट देगा। और यही हुआ, अमेरिका ने कहा हम नहीं तब तक हटाएंगे जब तक कि जो है कि ईरान पूरी तरीके से जो अपने एश्योरेंस नहीं देता कि वो कोई न्यूक्लियर जो है इंस्टॉलेशन जो अपने उनको डिसमेंटल नहीं कर देता है। तो इस तरीके से एक स्टैंस जो है अमेरिका बदल रहा है। तो इसलिए IRGS के लिए भी जरूरी है कि वो तमाम उनको उसी तरीके से ईरान को मजबूती के साथ, अभी तक मजबूती के साथ ईरान लड़ता रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये डिफरेंसेस जो पैदा हुए, एक तो अमेरिका का भी इसमें हाथ दिखाई दे रहा है कि किसी तरह से ये आपस में ये इस लड़ाई को अपने खिलाफ जो है कमजोर करना चाहता है कि आंतरिक मतभेद दिखा के। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए IRGS पहले से ही, और जो सुप्रीम लीडर है वहां पे, उसके पास बहुत ताकत है, और IRGS उसी के लिए अकाउंटेबल, उसी के प्रति अकाउंटेबल होती है। तो वो मजबूत रहेगी। वहां डिफरेंसेस है। प्रेसिडेंट, ये जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो थोड़े सा आइडियोलॉजिकली वो लिबरल कहे जाते हैं, वो रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं, और उनको लगता है कि जो जिस तरह का वहां पे प्रशासन लागू होता है, और यही आरोप भी लगाया जा रहा है कि बेहद नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वतंत्र कुमार जी, क्या ईरान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त डिवाइडेड नजर आ रही है? जी आशीष जी, देखिए डिवाइडेड नजर आ रही है, और उसकी बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या है कि जैसा आप डिस्कस कर रहे थे, 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, तो उस समय जो सुप्रीम लीडर थे वो एक ब्रिज का काम करते थे IRGC और डिप्लोमेट्स के बीच में, यानी कि पॉलिटिशियंस और IRGC। तो वो जो ब्रिज था वो अमेरिका और इजराइल के फर्स्ट जो अटैक्स थे उसी में वो खत्म हो गया, डिसमेंटल हो गया। उसके बाद IRGC ऑटोनॉमी में चली गई, दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग एट देयर ओन। वहां से ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई। अभी जितने भी रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल मीडिया में, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन डिप्लोमेट्स इन ईरान और IRGC। तो दोनों के जो मतभेद हैं, उन मतभेदों की भी वजह है, हमें उस वजह में जाना पड़ेगा। देखिए वजह क्या है कि IRGC अपने बेसिस पे एक पूरा ऑयल का नेटवर्क चलाती है। 450 से 500 शिप्स IRGC के पास हैं, जिनके द्वारा वो 25 से 30 बिलियन US डॉलर्स का सालाना कारोबार करती है। और उसकी जो आर्थिक आप कहें माइट है, या कह सकते हैं उसका जो अर्थतंत्र है, वो ईरान के पब्लिक अर्थतंत्र से अलग है, सेपरेटेड है। ये आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। तो क्योंकि वो एक सेपरेट अर्थतंत्र चलाते हैं, और वो अर्थतंत्र का जो आधार है वो उनका शैडो फ्लीट ऑपरेशन है, जिसका 80 to 90% ऑयल चाइना खरीदता है, अपनी एक इकोनॉमी चलाते हैं वो। तो अब जो डिस्कशंस हो रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में, पेशकियान साहब जो राष्ट्रपति जी ने जो बातें कही थी, उन्होंने कहा कि भाई हॉर्मुज हम ओपन कर देते हैं, लेकिन ओपन करने के बाद IRGC इस फैसले से सहमत नजर नहीं आया। तो ओपन करने के बाद IRGC के जो गन बोट्स थे उन्होंने फायर किया है कई सारे शिप्स के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हम नहीं खोलेंगे। तो वहां से मतभेद निकल के आया। लेकिन मतभेद की बड़ी वजह क्या है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में सहमति हो जाती है, जो एजेंडा दोनों लोग एक साथ लेके चल रहे हैं, डिप्लोमेट्स, अगर सहमति हो जाती है तो वो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स को कमजोर करेगी। कमजोर इन अ सेंस कि आप देखिए, एटॉमिक प्लान अपना पूरी तरह त्याग देंगे, एटॉमिक प्रोग्राम अपना जो एटॉमिक आपने संवर्धन किया है यूरेनियम का, वो आप अमेरिका को दे देंगे। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो IRGC कहीं ना कहीं, यही सब तो एक बड़ी वजह भी रही ना स्वतंत्र कुमार जी की, ये सब चीजें निकल कर आए, और फिर ये IRGC को यही अखरा कि ये सब चीजें निकल कर आई, अमेरिका दावा कर रहा है हमारे लोग हैं कहां, वो कहां बैठे हैं, वो इतना लंबा समय लेने के बाद उस चीज को डिनाई कर रहे हैं, और ये संदेह लगता हुआ नजर आया है।
एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी आप। यहीं पे सारा जो गतिरोध है दोनों के बीच में यहीं से पैदा हुआ है, क्योंकि आईआरजीसी कभी ये नहीं चाहेगी कि वो कमजोर पड़ जाए ईरान में। और अभी तक होता क्या था कि जो सुप्रीम लीडर थे वो इस बात को कंट्रोल कर लेते थे और मीडिएट कर लेते थे दोनों के पक्षों के बीच में, डिप्लोमेट्स और आईआरजीसी के बीच में। लेकिन आप देखिए, मुस्तफा खामनेई साहब सुप्रीम लीडर तो अपॉइंट हुए, लेकिन अभी तक उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि वो घायल हैं, इंजर्ड हैं, नोबडी नोज के क्या स्टेटस है। अगर वो भी कहीं ना कहीं सामने होते और बात कर रहे होते तो यहाँ पे मीडिएशन हो सकता था। ठीक है, इसको मैं तोड़ देता हूँ, समस्या आएगी, इसको मैं तोड़ देता हूँ थोड़ा सा। कुलकर्णी सर का रुख करूंगा। कुलकर्णी सर, नेतृत्व की कमी हो गई है, इसलिए आप जो है बाहर बाद में लड़ेंगे, पहले अंदर ही हम जो अपने मसला सुलझा पाए, यह बड़ा सवाल हो गया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि आज की तारीख में आईआरजीसी जो बहुत ही जबरदस्त, जैसे पाकिस्तान के अंदर है, कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पूरे सरकार चलाती है। यानी पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास पूरी मतलब फौज के पास पूरा मुल्क है। इधर आईआरजीसी के पास भी वैसे ही पूरा मुल्क उनका है। जैसे पाकिस्तान में 25 से 30 अरब डॉलर का बिजनेस पाकिस्तान की फौज करती है, वैसे ही 25 से 30 अरब डॉलर का बिजनेस यहाँ पे आईआरजीसी करती है। तो आईआरजीसी का महत्व तो बहुत ज्यादा है। इससे पहले भी जब अहमदीनेजाद को राष्ट्रपति बनाना था तो आईआरजीसी और उसमें मुस्तफा खामेनी का बहुत बड़ा रोल था। और अब भी जिस प्रकार से मुस्तफा खामेनी को उन्होंने दोबारा बनाया है, इसका मकसद ही ये है कि वो चाहते हैं कि वो जो एक तरीके से जो थियोक्रेटिक यानी कि जो मजहबी पकड़ है वो नहीं जानी चाहिए। ईरान एक पुरानी सभ्यता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए पेजेस्कियां जो मॉडरेट माने जाते हैं, गालिबाफ जो मॉडरेट माने जाते हैं, इनकी बात कभी नहीं सुनी जाएगी। और अब जब कोई लीडरशिप है ही नहीं, जैसे लीडरशिप वैक्यूम, पता नहीं मुर्तबा जिंदा है, मर गया, कैसे है, क्या हो रहा है, तो ये जो मिलिट्री काउंसिल डील करे वो भी नहीं। मतलब वहां पे अब टोटली डिसेंट्रलाइज। मकसद ये, आईआरजीसी अब उस मकाम पर जा पहुंचा है, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे, यानी कि हम ही है जो कुछ भी है। और ईरान के ये जो बाकी लोग हैं ये जानते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, डिप्लोमैट्स हैं, वो जानते हैं कि ईरान को अगर दोबारा पुरानी सभ्यता के तौर पर उभारना है तो उसको 30 से 50 साल लगेंगे। और अगर इसी तरीके से अड़ियल पना करेंगे तो जो ईरान की जो फौज है वो अमेरिका की फौज के सामने टिक नहीं सकती है। बहुत सुपीरियर फौज है, चाहे वो इजराइल की है चाहे वो अमेरिका की है, तो उसके सामने क्या टिकेगा? ज्यादा से ज्यादा और 1 महीना 15-20 दिन ज्यादा खींच लेंगे, उसके बाद क्या होगा? तो वो सब जानते हैं। मच बेटर टू रिकंसाइल। वो रिकंसिलिएशन ये पॉलिटिशियंस जानते हैं, जो कि आईआरजीसी की पुरानी लीडरशिप से उनकी वाकफियत ज्यादा थी। लेकिन अब जब आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप ही नहीं है और वो भी वहां पर अब जो जिसके मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरीके से कार्रवाई होती रहेगी, तो वो तो ईरान को ले डूबेंगे। तो ये बात जानते हैं, इसलिए पेजेस्कियां जो बोल रहे हैं मैं भी उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन वो बड़े मतलब एक तरीके से डिप्लोमेटिक बोल रहे हैं। वो भाषा जो है वो आईआरजीसी को पसंद नहीं है। आईआरजीसी सोचता है कि हम तो जीत गए, उनको जीत का मकसद नहीं मालूम है। उनको लगता है कि यह जीत क्योंकि हमने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखने दिए, इसको जीत माना जाता है। पर जीत क्या है? इसके बाद सरकार चलानी है। अब जब दुश्मन नहीं होगा तो उसके बाद लोग आगे आएंगे, आवाज उठाएंगे, हमको खाना चाहिए, हमको पीना चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको नौकरियां चाहिए। ये कौन देगा? ये जो पॉलिटिशियन है, ये तो आईआरजीसी ये सब बर्बाद करके इनके गले में घंटी टांग करके निकल देंगे। ये सब डर है, पॉलिटिशियन जानते हैं। लेकिन इस बात को भी तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना सर, कोचर सर, इस बात को भी तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना कि आईआरजीसी का क्या रवैया है, क्या दबदबा है ईरान में। ये इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता, भला कोई पॉलिटिशियन हो। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा जब नाराजगी है? या फिर वाकई आईआरजीसी ये चाहता है कि कोई बीच का रास्ता ना निकले, हम लड़ने को तैयार है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे? ये अजय जी ऐसा नहीं है, बिकॉज आईआरजीसी भी चाहता है कि ये लड़ाई रुके, बिकॉज आईआरजीसी की भी ताकत इस 50 दिन में काफी कम हुई है। और जो ईरान की जो ताकत है वो उसकी प्रॉक्सीज होती हैं। और जो भी मसले होते हैं ईरान के, वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू उसको सेटल करता है। और आपने इसको देखा होगा, कभी भी ईरान डायरेक्टली किसी भी हमला नहीं किया इस खाड़ी में। अगर आप रिकॉर्ड देखें ईरान का, बूथ होते हुए भी ईरान ने कभी भी किसी देश के ऊपर वार नहीं किया है। वो एक प्रॉक्सीज के थ्रू एक आपकी जो ये जो असिमेट्रिक वॉर है, ये
ये उसमें एक्चुअली बिलीव करता है, और इसमें IRGC बहुत स्पेशलाइज करता है। तो आज क्या हो रहा है, आज इसका ये हो रहा है कि IRGC को डर है। देखिए, पहले एक बैलेंसिंग एक्ट होता था, एक सुप्रीम लीडर होता था, और एक साइड में IRGC होता था, एक साइड में पॉलिटिकल आपकी लीडरशिप होती थी, और दोनों के बीच तालमेल का जो काम करता था वो सुप्रीम लीडर था। आज ये लीडर यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज एक पावर वैक्यूम आ गया है। अब इसको मिलिट्री लीडरशिप वर्सेस सिविलियन लीडरशिप, और इसको ईरान में हमेशा ये रहा है, एक मिलिट्री लीडरशिप ने हमेशा प्रिवेल किया है सिविलियन लीडरशिप पे। पर अब क्या हो रहा है, ये जो बातचीत हो रही है, सिविलियन लीडरशिप इसको लीड कर रही है, वो शायद इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा, उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं अमेरिका के सामने, बिकॉज उनकी जो इसको डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से बोलते हैं कि एनरिचमेंट हम इनसे ले लेंगे, और इस तरीके की चीजें स्टेटमेंट्स आ रही है, तो IRGC मेरे अगले सवाल का जवाब आपने दे दिया कि क्या ईरान नेगोशिएशन टेबल पर कमजोर नजर आ रहा है।